परिसीमन की कवायद शुरू हो चुकी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से यहां पर जानकारी मांगी गई है। इलाके की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने का आदेश दिया गया है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। तो बड़ी खबर, परिसीमन का कार्य शुरू हो चुका है। और परिसीमन, हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो व्यवस्था होती है जिसके तहत सीमांकन होता है। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन होता है भौगोलिक आधार पर, इसके अलावा जनसंख्या के लिहाज से। और इस बाबत पंचायत के परिसीमन की कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। एक डेडलाइन भी दी गई है, वो वक्त, वो टाइम जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस वक्त में यहाँ पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी ये परिसीमन की प्रक्रिया। और उसके बाद फरवरी के आखिर तक आप समझ सकते हैं कि जो परिसीमन है वो संभवतः समाप्त हो जाए, यानी कि परिसीमन के बाद उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो 2019 में मध्य प्रदेश में परिसीमन हुआ था जब कमलनाथ की सरकार थी। हालांकि उसके बाद क्योंकि एक साल के दरमियान चुनाव नहीं हुआ तो उसे रद्द कर दिया गया। 2014 की व्यवस्था पर पंचायत चुनाव हो रहे थे, लेकिन क्योंकि इसी को लेकर बवाल बहुत ज्यादा मचा हुआ था, नतीजतन आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव रद्द हो गया क्योंकि इसमें परिसीमन और आरक्षण का मसला था। रोटेशन को लेकर लगातार आवाज उठ रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में यहाँ पर कवायदें इस बात को लेकर देखने को मिल रही है कि परिसीमन को नए सिरे से कराया जा रहा है। इस बाबत जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दे दिया गया है, उनको रिपोर्ट बाकायदा यहाँ पर देनी होगी। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ भौगोलिक आधार है, इसके अलावा जनसंख्या के लिहाज से, क्योंकि ये दो जो पहलू हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। इलाके की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद परिसीमन होगा। ऐसे में वो जो 1200 पंचायतें थी जो कि कमलनाथ की सरकार के दरमियान बनी थी, नई आई थी, उन पंचायतों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनके भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं अब उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि उन पंचायतों का क्या होता है, क्या पहले पूर्व की व्यवस्था होती है, क्योंकि अब जो नई रिपोर्ट आएगी, अब जो नई जो यहाँ पर डेटा आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या फैसला लिया जाता है, उसके अनुसार क्या फैसला लिया जाता है, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के लिहाज से परिसीमन की कवायद शुरू हो चुकी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। वार्ड ये जो जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी है वो देनी होगी और उसके बाद ही जो परिसीमन की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और अमूमन चुनाव से पहले ये परिसीमन होता है, क्योंकि इस बार परिसीमन को लेकर लगातार सियासत भी हमने देखी। लेकिन अब आपको ये बताते चले कि एक बार फिर से नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहा है यहाँ पर पंचायत विभाग। और तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, परिसीमन का एक ऐसा मसला जिसको लेकर बवाल मचा और खूब बवाल मचा, अब नए सिरे से कवायद संभवतः फरवरी आखिर तक परिसीमन समाप्त हो जाए, यानी कि जो नई रेखा है वो सामने आ जाएगी सीमांकन के बाद। बिल्कुल प्रिया, देखिए पंचायत चुनाव निरस्त हो चुके हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा। 17 जनवरी तक वार्डवार और पंचायतवार तरीके से जानकारी मंगाई गई है और इसको लेकर परिसीमन करने के भी आदेश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। और परिसीमन को लेकर लगातार हमने देखा कि जब से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उससे पहले से ही विवाद चल रहा था, क्योंकि विपक्ष और तमाम लोगों की ये मांग थी कि पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन नए सिरे से कराया जाए और आरक्षण भी नए सिरे से। दोनों मामलों को लेकर पेच फंसा हुआ था, क्योंकि 2019 में कमलनाथ की सरकार के दौरान नए सिरे से परिसीमन कराया गया था और इसके बाद सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया और अब नए सिरे से परिसीमन होगा। जो ग्राम पंचायतें कमलनाथ की सरकार में बनी थी उन ग्राम पंचायतों को खत्म भी किया जा सकता है अगर 2014 के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है तो। और नए पंचायतों का गठन भी हो सकता है, कुछ पंचायतों की सीमा में भी विस्तार हो सकता है। परिसीमन किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था कि सरकार परिसीमन क्यों नहीं करा रही है। लेकिन अब पंचायत विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, 17 जनवरी तक जानकारी मंगाई गई है और जल्द ही ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, क्योंकि एक मामला कोर्ट में भी है, 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है और 17 जनवरी तक सभी कलेक्टरों से जानकारी भी मंगाई गई है। तो इसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान में
यानी कि जो दोबारा तारीख ऐलान होनी है उनमें भी तेजी आएगी और जल्द ये बिल्कुल आकाश, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए जो आम लोग हैं जिन्होंने तैयारियां की थी पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग पदों के लिए, उनके जहन में भी ये सवाल है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे। अब क्योंकि परिसीमन आरक्षण इसमें सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा थी जिसको लेकर लगातार आवाज उठे। अब अगर परिसीमन को लेकर सरकार इस तरीके से आगे बढ़ती है तो अब तो कोई बाधा नहीं रहेगी। अब जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पे जिसपे 17 तारीख को सुनवाई होनी है, हरी झंडी मिलते हुए उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रिया देखिए, इसमें दो मामले हैं, एक आरक्षण का, एक परिसीमन का है। परिसीमन का मामला सुलझ चुका है, लेकिन आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग पंचायत चुनाव में की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विवाद हुआ। विधानसभा में संकल्प पत्र पारित किया गया और ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये संकल्प लिया गया। ओबीसी आरक्षण का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 17 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार कोर्ट में है, केंद्र सरकार कोर्ट में है, दो बड़े वकील भी कोर्ट में पैरवी करेंगे। तो परिसीमन को लेकर पंचायत चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा। लेकिन अगर 2014 के अनुसार परिसीमन होता है तो फिर सियासत और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि 2019 में नया परिसीमन कमलनाथ की सरकार के दौरान हुआ था और 2019 के हिसाब से ही परिसीमन कराए जाने की मांग होती रही है। अगर सरकार 2014 के हिसाब से कराती है तो एक बार फिर विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन परिसीमन को लेकर रास्ता अब साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आरक्षण का पेच है और आरक्षण का सुलझते ही पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, दो जो महत्वपूर्ण पहलू थे उसमें से एक तो देखिए यहाँ पर सुलझता हुआ नजर आ रहा है परिसीमन को लेकर। आरक्षण को लेकर कुछ पेंच अभी भी फंसा हुआ है जिसका जिक्र आकाश आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कमलनाथ सरकार थी तब जब परिसीमन हुआ था 1200 से अधिक ऐसी पंचायतें थी जो कि अस्तित्व में आई। जब सरकार ने कहा कि हम 2014 के अनुसार चुनाव करेंगे तो वहां के लोग सोच रहे थे कि हमारे भविष्य का क्या होगा, क्या उन पंचायतों को समाप्त कर दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर अब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आकाश बिल्कुल प्रिया, देखिए जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है, उनका सीमांकन किया जाता है। तो एक बार जब नए सिरे से परिसीमन होगा तो कुछ पंचायतों में परिवर्तन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो 1200 पंचायतों को लेकर सस्पेंस था वो परिसीमन की प्रक्रिया के बाद खत्म होने के आसार हैं। या तो नई पंचायतें बनेंगी या पुरानी पंचायतें जो अतिरिक्त की गई थी वो खत्म हो सकती हैं। इस संबंध में जो निर्देश जारी किए गए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो वार्ड प्रभारी हैं, पंचायत प्रभारी हैं, उनसे जानकारी मंगाई जाए और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही जो डूब के क्षेत्र है जहां बाढ़ जैसी प्रक्रिया स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां की सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन है तो उनका भी सीमांकन किया जाए, उनका भी परिसीमन किया जाए। 1200 नई पंचायतें बनी थी, कुछ पुरानी पंचायतें भी खत्म हुई थी। इन दोनों ही बातों को लेकर आने वाले वक्त में जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जैसे ही परिसीमन का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। बिल्कुल जल्द ही इस पर से पर्दा उठ जाएगा। जब प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर रायपुर से, इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र देरी से शुरू होगा। जी हां, फरवरी के महीने में बजट सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस बात की जानकारी दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि अब जो बजट सत्र है उसमें देरी होगी। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला यहां पर लिया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। अमूमन फरवरी के महीने में आयोजित होता था लेकिन इस बार नहीं होगा। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस बात की जानकारी। तमाम जानकारी के साथ रायपुर से मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव मौजूद है। रजनी, एक महत्वपूर्ण फैसला कि इस बार बजट सत्र में देरी होगी और क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास इस बाबत? रजनी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बड़ी खबर ये बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस बाबत जानकारी दी है। बजट सत्र को लेकर ये जो खबर है वो सामने आ रही है और इसमें ये बात कही गई है कि इस बार जो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा का बजट सत्र है वो देर से शुरू होगा और इसके पीछे जो वजह है वो कोरोना बताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि बजट सत्र को लेकर लगातार तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन अब ये जानकारी कि इस बार फरवरी में इसका आयोजन नहीं होगा,
फरवरी के बाद, हालांकि कब आयोजन होगा इस बात को लेकर भी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः फरवरी के बाद इसका आयोजन किया जाए। कोरोना के मौजूदा हालात जो उस वक्त रहेंगे उसको देखते हुए कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस बात की जानकारी दी है। कोविड के वजह से ये फैसला यहां पर लिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस बार देर से शुरू होगा। फरवरी के महीने में बजट सत्र का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। जो हालात हैं कोरोना के मद्देनजर, उसके वजह से फैसला लिया गया है। कब होगा इस बात की कोई जानकारी अभी नहीं है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ही अब आगे कोई भी फैसला लिया जाएगा। रजनी ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, इस बार देर से बजट सत्र होगा और क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास? जी, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ये जानकारी दी है कि इस बार छत्तीसगढ़ का जो बजट सत्र है उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर फरवरी में ही बजट पेश किया जाना होता है और फरवरी में ही बजट सत्र की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार कोरोना की जो स्थिति है उसको देखते हुए बजट सत्र में देरी होगी, ये बात विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। और मार्च में बजट सत्र हो सकता है, ये संभावना भी जताई गई है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मार्च में ही बजट सत्र कराया जाएगा या इसमें और भी देरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति साफ हो गई है कि फरवरी में बजट सत्र शुरू नहीं होगा। फरवरी में इसकी शुरुआत नहीं होगी। बहुत धन्यवाद रजनी, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, युवा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी रास्ता दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं।